सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ मैं शुरू से लास्ट तक और पेशे से गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। और इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ एसएससी बैंक्स की इंग्लिश को कैसे हैंडल किया जाए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए खासकर। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल लेंगे, मीडिया एंड सेडिशन इसका टाइटल है। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको चैलेंज भी करेगा, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है। शुरू करें। उसी खास अंदाज में पढ़ना है जिसमें हम ग्रामर वोकैबुलरी को अलग से लेके समझेंगे हर सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने के बाद। तो आज के जितने भी ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी आप सीखोगे यू विल अप्लाई ऑन दीज क्विजेस। ये फर्स्ट क्विज है, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को अल्टरनेटिव को चूज़ करना है, इसको एक ट्राई दें। और ये है आपका सेकंड क्विज क्लोज टेस्ट का, है ना। सब लोग कोशिश करेंगे वीडियो के लास्ट में, जब सीख जाओगे तब मैं आपको लाइव सॉल्व करवाऊंगा। चलिए शुरू कर लेते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे मीडिया एंड सेडिशन। देखिए मीडिया तो आप जानते ही हैं, पत्रकारिता को बोलते हैं, जर्नलिज्म को, है ना। टीवी मीडिया होती है, प्रिंट मीडिया होती है। और सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, देश से गद्दारी। तो कह रहे हैं सेडिशन यानी देश से गद्दारी और मीडिया, अब इन दोनों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है ये कि ऑन सुप्रीम कोर्ट रिलीफ टू जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है, छोटी सी राहत पहुंचाई है जर्नलिस्ट लोगों को, मीडिया पर्सन को। अब ये पूरी स्टोरी हमें आगे बताएगा मीडिया और राजद्रोह का क्या कनेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट का बीच में क्या एंगल है। पहले इस वर्ड के सारे सिनोनिम देख लें। रिवोल्ट, रिबेलियन, अपराइजिंग, म्यूटनी, इंसर्जेंस और ट्रीजन। आपको ये वर्ड्स बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बार बार देखने को मिलेंगे राजद्रोह के लिए, देश से गद्दारी के लिए। ये शुरू के जो चारों पांचों वर्ड्स हैं ये किसी क्रांति को बताते हैं। लास्ट वाला वर्ड होता है गद्दारी, जैसे मेहुल चोकसी है, पैसे खा के भाग गया देश के, है ना, ये ट्रीजन है। ये बाकी चारों वर्ड्स, पांचों वर्ड्स बता देंगे। आपने हथियार उठा लिए हैं, जैसे माओवादी हैं, है ना, उनकी इंसर्जेंस कहलाती है। थोड़ा सा डिफरेंस है इन वर्ड्स के मीनिंग के बीच। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन केसेस ऑफ सेडिशन गिव होप द लॉ विल बी री एग्जामिन्ड। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं, जो आदेश आए हैं, ऑर्डर्स आए हैं, और केस कौन से? ऐसे केसेस पे जो है सेडिशन के, राजद्रोह के। कह रहे ये रूलिंग्स जो हैं देती हैं होप को, ये रूलिंग्स थोड़ी सी आशाओं को बांधती हैं। और आशा किस चीज़ की? कि जो कानून है, जो लॉ है, वो री एग्जामिन किया जाएगा, उस पर पैसिव वॉइस में फिर से गौर किया जाएगा। समझ गए ना। तो रूलिंग्स कहती हैं कि होप देती हैं, रूलिंग्स गिव होप, और होप है कि लॉ विल बी री एग्जामिन्ड। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है आपकी इंग्लिश की जर्नी में, आपको सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आने चाहिए, स्पेशली सब्जेक्ट और वर्ब। मैंने सारे सब्जेक्ट्स को ब्लू कलर दिया हुआ है, सारी वर्ब्स को पिंक कलर दिया हुआ है। हर सेंटेंस में आपको ये मिलेगा। जब आप इसको पकड़ना शुरू कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, आप अपनी इंग्लिश के अंदर रातों रात बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे, ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, है ना। तो इसको ज़रूर से फ़ायदा उठाना, ब्लू और पिंक कलर का। और इसमें कुछ है नहीं, सेंटेंस बहुत सिंपल है ना। रूलिंग का मतलब होता है जजमेंट, आप जानते हैं। डिक्री बोल दो, एडजुडिकेशन बोल दो, डिसीजन बोल दो। सेडिशन आपने ऊपर देख लिया। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ, फिर इसको शुरू करेंगे आर्टिकल को। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल वाईटी नो चैट्स। आपको सारी पीडीएफ और सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के इस ग्रुप से। 13,000 मेंबर्स हैं, ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ मैं इंस्टा पे भी हूँ, official.yt के नाम से। करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप मुझसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर इंग्लिश को आप शुरू से सीखना चाहते हैं एसएससी बैंक्स के लिए, तो होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को रेफर करें। इसके अंदर मैंने शुरू से लास्ट तक आपका इंग्लिश का कोर्स जो है ना कवर किया हुआ है। आज ही शुरू करें इस प्लेलिस्ट को चलाना। अब देखो इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको दो और प्लेलिस्ट दिखेंगी जो कि पेड प्रीमियम कंटेंट की है। ऊपर वाली है बैंकिंग की, नीचे वाली है एसएससी और यूपीएससी एग्जाम्स की। मैं इसमें आपको सिखाता हूँ टॉपिक वाइज कैसे प्रैक्टिस की जाए, जो आपने सीखा है, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, और पेपर में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के सेक्शन को। इनको आप चला करके देख सकते हैं। अराउंड 100 आवर्स का कंटेंट है दोनों प्लेलिस्ट के अंदर। एज ए मेंबर बनने के लिए आप ऊपर रखा है ज्वाइन बटन, यहाँ पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। यहाँ आपको सिखाया हुआ है मेंबरशिप आपको कैसे मिलती है और क्या फ़ायदे हैं। मेंबरशिप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप इंस्टा पे मुझे बता सकते हैं, है ना, मैसेज करके। अब देखो इसकी समरी ले लेते हैं। एक समरी ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कानून था राजद्रोह का, जिसमें आप अगर अंग्रेज़ सरकार की बुराई करो तो देश से गद्दारी के जुर्म में आपको जेल में डाल देंगे, जैसे भगत सिंह जैसे लोगों को डाल देते थे, है ना। अब अंग्रेज़ तो चले गए और ये लॉ को छोड़ गए,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लॉ आ गया है ना, थोड़ा सा फॉर्म बदल के। और सरकारों ने अंग्रेज़ों के टाइप में, अंग्रेज़ों की जो है अंदाज में ही इस लॉ को यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर आपने सरकार के बारे में कुछ बोला, सरकार को गुस्सा आएगा और आपको इस लॉ में देशद्रोह के इल्ज़ाम में अंदर डाल देगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना इंटरवेंशन किया है और पहले से करती भी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार को समझा चुकी है कि जर्नलिस्ट लोगों को आप इसलिए अंदर मत डालो कि क्योंकि वो आपकी बुराई करते हैं। किसी की बुराई करना सरकार में राजद्रोह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया है। लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश के एक जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया राजद्रोह लगा करके, विनोद दुआ को। और अब इनका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये गलत है, इस आदमी को जेल में नहीं रखना है आपको। इसके खिलाफ पूरा का पूरा मामला बिल्कुल गलत है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे पहली चीज़, ये लॉ आज भी हमारे कानून में है, ये गलत है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। दूसरी चीज़, सरकार को कई बार समझाए जाने के बावजूद भी सत्ता के नशे में जो चूर हैं नेता लोग, वो इस लॉ का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इंटरवेंशन फाइनली करके सरकार को अच्छे से समझाना चाहिए और इस लॉ को ख़त्म करवा देना चाहिए, है ना। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ जो है अखबार में छापो तो ऐसा नहीं है आप राजद्रोही हो गए या आप देशद्रोह कर बैठे हो। सरकार और जो देश वो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स ना करें। समझ गए? बस यही आज इसकी समरी है। थोड़ा सा होपफुल है, आने वाले टाइम में इस लॉ से हमें मुक्ति मिलेगी, ख़राब लॉ से। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज की जो है टोन है होपफुल, या आप इसको ऑप्टिमिस्टिक बोल सकते हैं, क्योंकि जगह जगह आप होप देखोगे, है ना। ऑप्टिमिस्टिक टोन हो गई। आ जाओ फटाफट से अपने आज के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस एडिटोरियल में आप यूज़ करेंगे। देखो मैं रोज़ 5 वर्ड्स करवा रहा हूँ, ये पूरी PDF अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में। 5-5 आप रोज़ सीख रहे हो, 1 से 2 महीने में अच्छी खासी वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी अगर आप इन वर्ड्स को रिवाइज करते हो, है ना। पहला अपना जो आज वर्ड आएगा फिग लीफ, ये एक फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज। फिग लीफ का मतलब क्या होता है? एक कवर या मास्क किसी चीज़ को हाइड करने के लिए। लीफ मतलब पत्ता, फिग एक ट्री है, तो इस ट्री का एक पत्ता होता है जो किसी चीज़ को हाइड करता है ना। शी, यहाँ पे द कर देना। द कॉमेडियन कंसील्ड हर सॉरो बिहाइंड द फिग लीफ ऑफ ए स्माइलिंग फेस। जो कॉमेडियन थी उसने कंसील किया, छुपा लिया अपने सॉरो को, अपने दुख को एक फिग लीफ के पीछे, एक मास्क के पीछे जो था हंसते हुए चेहरे का। तो कॉमेडियन वास्तव में तो बहुत दुखी थी अंदर से, लेकिन अपने दुख को उसने अपनी स्माइलिंग फेस के पीछे उसको फिग लीफ बना के फेस को छुपा लिया। तो फिग लीफ वही चीज़ होती है जो आपको एक कवरिंग या मास्क दे, आपकी किसी चीज़ को छुपा ले, है ना। इसको आप फुसाइड बोल सकते हैं, कैमोफ्लेज बोल सकते हैं, डिस्गाइज बोल सकते हैं। ये वर्ड फैकेट लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है फुसाइड, है ना। फैकेट को बोला जाता है फुसाइड। तीनों बताते हैं किसी मुखौटे को। अगला वर्ड है वायलेंट। वायलेंट एक एडजेक्टिव है, इसके 2 मीनिंग है। या तो कोई चीज़ बहुत कड़ी हो, जैसे कड़ा क्रिटिसिज्म, है ना, कड़ी आलोचना, और या फिर कोई चीज़ बहुत जहरीली हो। दोनों के लिए वायलेंट नाम का वर्ड यूज़ होगा। ये वर्ड वायरस से बना है। वायरस अपने आप में बहुत लीथल होता है, बहुत पॉइजनस होता है। वायरस से ही हमने वायलेंट बनाया है। अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। अ वायलेंट या वेरी वायलेंट फॉर्म ऑफ द डिजीज़ हैज़ अपीयर्ड इन अफ्रीका। एक बहुत ही जहरीली जो फॉर्म है इस डिजीज़ की, वो अफ्रीका में अपीयर हुई है। मतलब इसकी बहुत लीथल, बहुत ही ज़्यादा मारक फॉर्म है, अफ्रीका में हमें मिली है। समझ गए ना, वायरस से ही बना है वायरुलेंट। वैसे ही चाइना इज अ वायलेंट क्रिटिक ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस ऑन ईरान। चाइना एक बहुत कड़ा क्रिटिक है, बहुत कड़ा आलोचक है अमेरिका के प्रतिबंधों का ईरान के ऊपर। तो कड़े के लिए भी वायलेंट और बहुत जहरीले या मारक के लिए भी वायलेंट। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? परनीशियस बोल दो, मलिग्नेंट बोल दो, टॉक्सिक बोल दो, होस्टाइल बोल दो। सारे के सारे या तो आपके कड़ेपन को या आपके जहरीलेपन को बताते हैं ना। चलिए, इसका नाउन फॉर्म होता है वायलेंस। इनकम्बेंट, इसके 2 मीनिंग निकलेंगे। पहला मीनिंग होगा आपकी नेसेसरी ड्यूटी, और दूसरा मीनिंग होगा एक ऐसा इंसान जो कुर्सी पे बैठा है। जैसे अभी जो चेयरमैन है वो इनकम्बेंट चेयरमैन है, अभी जो PM साहब है वो इनकम्बेंट PM साहब है, अभी कहीं का CM है तो वो इनकम्बेंट CM है ना। जो अभी कुर्सी पे बैठा है वो होता है इनकम्बेंट। अब दोनों ही तरीके से यूज़ करेंगे इस वर्ड को। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू गिव टैक्स रिलीफ टू MSMEs। याद रखना, इनकम्बेंट वर्ड के बाद में अगर ऑन या अपॉन आ जाए तब इसका नेसेसरी वाला मीनिंग निकलेगा। तो इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन, ये जरूरी है, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन, ये जरूरी है सरकार के लिए कि वो टैक्स रिलीफ दे MSMEs को, छोटे व्यापारों को। तो इनकम्बेंट का मतलब यही है, इट इज़ नेसेसरी एज ए पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। आपका फर्ज है कि आप इस काम को करो। और दूसरा मीनिंग देख लो, द इनकम्बेंट चेयरपर्सन विल रिजाइन टुमारो। जो चेयरपर्सन है हाल वाले, वो कल रिजाइन करेंगे, सुबह अपना त्याग पत्र देंगे। इसका नाउन फॉर्म होता है इनकम्बेंसी, है ना, इनकम्बेंट का। अगला वर्ड है सेट आउट, एक फ्रेजल वर्ब है। सेट आउट का मतलब होता है एक जर्नी को शुरू करना एक गोल के साथ में। आप एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहे हो,
आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी जर्नी हो, कोई भी टास्क हो, किसी भी काम को अगर आप शुरू करें एक गोल के साथ में, तो आप सेट आउट नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज़ करेंगे। और सेट आउट का दूसरा मतलब होता है किसी आइडिया को, विचार को या फैक्ट को फॉर्मली सबके सामने बताना, किसी चीज़ को जताना सबके सामने, चाहे राइटिंग में चाहे स्पीच में। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। द क्लाइंबर्स विल सेट आउट टू स्केल माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट वीक। जो क्लाइंबर्स हैं वो सेट आउट करेंगे, क्लाइंबर्स जो हैं शुरू करेंगे एक जर्नी को स्केल करने की, ऊपर पहुंचने की, माउंट एवरेस्ट के अगले हफ्ते। तो ये वो जर्नी है जिसमें माउंट एवरेस्ट की चोटी पे इनको पहुंचना है, एक गोल है इनके पास, इसलिए सेट आउट करेंगे। और वैसे ही द कॉलेज सेट आउट अ शेड्यूल ऑफ क्लासेस ऑन नोटिस बोर्ड। कॉलेज ने सेट आउट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, सबके सामने जता दिया एक शेड्यूल को क्लासेस के नोटिस बोर्ड पे, है ना। तो सबके सामने डिक्लेयर करने को भी सेट आउट करना बोलते हैं। लास्ट वर्ड अपना वैनिटी, ये वर्ड आप जानते होंगे, एक नाउन है। इसका मतलब होता है आपकी अकड़, प्राइड या एरोगेंस। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। हर वैनिटी केप्ट हर फ्रॉम गेटिंग हर हेल्प। उसकी अकड़ नहीं उसको हमारी हेल्प लेने से मना किया। हम उसको हेल्प करने वाले थे, लेकिन उसकी अकड़ की वजह से ही उसने हमसे हेल्प मांगी नहीं। हर वैनिटी केप्ट हर फ्रॉम गेटिंग हर हेल्प। वैनिटी में एक बहुत अच्छी सिनोनिम प्रोवर्ब बनती है, वैनिटी इज़ द क्विक सैंड ऑफ रीजन। क्विक सैंड का मतलब होता है दलदल। जो अकड़ है वही लॉजिक की, रीजन की, समझदारी का दलदल है। आप जब है अकड़ में आ जाते हो तो समझदारी जो है दलदल में चली जाती है आपकी सारी की सारी। इसके सिनोनिम है ह्यूब्रिस, हाई हैंडेडनेस और कंसीडर्डनेस। तीनों की तीनों आपके अकड़ को बताते हैं। चलिए, इट हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड that strident criticism of government will not amount to an attempt to excite disaffection or disloyalty towards government. It, ये जो चीज़ है ना, has long been recognized, इसको पैसिव वॉइस में बहुत लंबे वक्त से पहचाना जा चुका है, रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, सब मानते हैं इसको। दैट वो ये चीज़ कि जो स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म है, जो हार्श क्रिटिसिज्म है, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत कड़ा, है ना, बहुत जो है रूखा। तो कह रहे जो कड़ा क्रिटिसिज्म है, आलोचना है सरकार की, वो अमाउंट टू नहीं करेगी, वो बराबर नहीं होगी एक अटैम्प्ट के, कोशिश के। और वो अटैम्प्ट है एक्साइट करने का, भड़काने का, या तो डिसअफेक्शन को, नाराज़गी को, और या फिर डिसलॉयल्टी को, सरकार के लिए गद्दारी को, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो कह रहे बड़े लंबे समय से हम जानते हैं, ऐसा मानते आए हैं, सरकार की बुराई करना सरकार के डिसअफेक्शन या सरकार से गद्दारी के बराबर नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार की आप बुराई कर सकते हैं और देश से प्यार भी कर सकते हैं। समझ गए। इट की वर्ब है हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज, पैसिव वॉइस में, लॉन्ग एडवर्ब है बीच में, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज वर्ब है इसकी। क्रिटिसिज्म की वर्ब है विल नॉट अमाउंट टू। स्ट्राइडेंट वर्ड बहुत बार आपने देखा है, इसका मतलब होता है हार्श, वोसिफेरस, क्लैमरस, बॉइस्टरस, रॉकस, कैकोफोनस, है ना। हर वो चीज़ स्ट्राइडेंट है जो कि आपके कानों को चुभे, बहुत कड़ी हो, बहुत हार्श हो, बहुत शोरगुल वाली हो। डिसअफेक्शन होता है, देखो अफेक्शन मतलब प्यार, इसके आगे लगा दिया डिसअफेक्शन, मतलब किसी से नाराज़गी, किसी से दुश्मनी। तो डिसअफेक्शन के सिनोनिम सारे दुश्मनी वाले हो जाएंगे। एनिमोसिटी बोल दो, रैंकर बोल दो, रिसेंटमेंट बोल दो, है ना, एलिनेशन बोल दो, स्ट्रेंजमेंट बोल दो। ये वर्ड्स मैंने आपको कई बार करवाए हैं। किसी से एलिनेशन करने का मतलब है उस आदमी को अपने लिए एलियन बना देना, उस आदमी को अपने लिए स्ट्रेंजर बना देना, सारे नाते तोड़ लेना। और स्ट्रेंजमेंट भी वही है, आपका दोस्त है लेकिन अचानक से आपने सारे रिश्ते उससे तोड़ लिए हैं, ये आपका स्ट्रेंजमेंट हो गया उस दोस्त से, अब वो आपके लिए स्ट्रेंजर है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, जैसे ही दोनों वर्ड्स आपको दिखते हैं, इनका एक एंटोनिम मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे ही मैंने इसी पूरी कहानी के साथ फटाफट याद करो, स्ट्रेंजमेंट और एलिनेशन का एंटोनिम क्या होता है। मैं लिखने वाला हूँ, पहले अपना दिमाग टटोल लो थोड़ा सा। स्पाउजल, स्पाउस कौन होता है, आपका लाइफ पार्टनर। अगर किसी चीज़ का स्पाउजल कर रहे हो तो उस चीज़ को आप ऐसा समझ लो जैसे अपने लाइफ पार्टनर से आप शादी करते हो ना, वैसे ही उस आइडिया विचार से भी आप उसको आप अपना रहे हो, स्पाउजल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। अमाउंट टू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बराबर होना। माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू ₹1 मिलियन। मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू होती है 1 मिलियन के। मैंने जो भी पैसा लगाया था ब्याज के साथ 1 मिलियन हो गया आज की डेट में, है ना। तो अमाउंट टू का मतलब होता है इज इक्वल टू। योर जोक्स अमाउंट टू एन इंसल्ट टू मी। तुम्हारे जो मजाक है वो अमाउंट टू होते हैं, वो बराबर होते हैं एक इंसल्ट के मेरे लिए। तो जो तुम मजाक कर रहे हो वो एक इंसल्ट है मेरे लिए, समझ गए। अमाउंट टू पे कॉन्सेप्ट ये है कि अमाउंट टू को आप टोटल भी बोल सकते हैं। अमाउंट टू का एक सिनोनिमस वर्ब है टोटल होना, है ना। तो मैं ऐसा बोल दूँ, माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू की जगह लिख दूँ टोटल्स टू ₹1 मिलियन, पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा।
अगर मैं अमाउंट्स टू की जगह टोटल लिखता हूँ, बावजूद टोटल लिखने के सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है टोटल एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में टू नहीं लेती। ये सारी वर्ब्स के पेयर मैंने आपको सीरीज़ में करवाए हुए, ग्रामर सीरीज़ में। एक वर्ब तो अपने बाद में प्रेपोजिशन लेती है, लेकिन दूसरी उसकी जो सिनोनिमस वर्ब है वो नहीं लेती। जैसे डिमांड का मतलब मांगना, आस्क का मतलब मांगना, लेकिन आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, डिमांड के बाद फॉर नहीं आता। सीक का मतलब होता है ढूंढना, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, सीक के बाद में फॉर नहीं आता। वैसे ही अमाउंट टू का मतलब होता है कुल मिलाकर के बनना, और टोटल का मतलब भी होता है, लेकिन अमाउंट के बाद में टू आता है, टोटल के बाद में नहीं आता। ये लिस्ट को याद रखें, 14 ही ऐसी वर्ब्स हैं, पेयर्स हैं, जिन पे आपको बार बार कन्फ्यूजन होगी, है ना। अराइव के बाद में एट आएगा, रीच के बाद में मत लगा देना, अवेट के बाद में नहीं आएगा, लेकिन वेट के बाद में फॉर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है येट द आर्केइक एंड कॉलोनियल व्यू दैट द इनटेम्परेट अटैक ऑन एन इनकम्बेंट रूलर should be met with fierce prosecution for sedition prevails among many in power even today। कह रहा है ये बावजूद होने के, हम सब इस चीज़ को मानते हैं, बावजूद इस चीज़ के येट जो आर्केइक मतलब बहुत पुराना, जो अब अंग्रेज़ों के ज़माने का है, आदम बाबा आदम के ज़माने का है ना, तो कह रहा है आज भी बहुत पुराना, और जो कॉलोनियल है, जो उपनिवेशवादी है, जो इंपीरियल है, ऐसी व्यू, ऐसा जो आपका नज़रिया, और नज़रिया किस चीज़ का, दैट वो ये कि एक इनटेम्परेट अटैक जो है, एक एक्सट्रीम अटैक जो है, बहुत बड़ा जो हमला जो है एक इनकम्बेंट रूलर पे, एक ऐसे शासक पे जो अभी कुर्सी पे बैठा है, कहीं का सीएम है, कहीं का पीएम है। कह रहे ये जो व्यू है ना, कि ये जो अटैक है शुड बी मेट विद, इसको मेट विद होना चाहिए, जा मिलना चाहिए बहुत ही फियर्स, बहुत ही कड़े प्रोसिक्यूशन से, बहुत ही कड़े कोर्ट केस से। प्रोसिक्यूशन मतलब किसी को कोर्ट में लाके केस चलाना, और किसके लिए, सेडिशन के नाम पे, राजद्रोह के नाम पे। कह रहे ये जो व्यू है ना, कॉलोनियल व्यू, आज भी प्रिवेल करता है, आज भी सबके बीच में जारी है, और किन के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में जो अभी पावर में हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, इवन टुडे, आज भी। समझ गए ना। तो कह रहे बावजूद इस चीज़ के, ये नज़रिया कि कोई बहुत बड़ा अटैक हो जो एक ऐसे नेता पे जो कुर्सी पे बैठा है, उस अटैक का हमला, उस हमले का एक ही अंजाम होना चाहिए कि उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, उस आदमी को, सेडिशन के नाम पे, राजद्रोह के नाम पे। ये व्यू अभी भी प्रिवेल करता है बहुत लोगों के बीच में जो पावर में बैठे हैं आज तक, इवन टुडे, आज तक की, यहाँ तक कि आज भी। अब देखने वाली चीज़ें, व्यू की वर्ब है प्रिवेल्स। प्रिवेल का मतलब होता है किसी चीज़ का आज भी वाइड स्प्रेड होना, किसी चीज़ का आज भी परसिस्ट करना, किसी चीज़ का आज भी जिंदा होना, डोमिनेट करना, कॉमन होना। तो ये व्यू आज भी कॉमन है हमारे देश के नेताओं के बीच। अटैक की वर्ब है शुड बी मेट विद। मीट विद का मतलब होता है किसी चीज़ से मिलना, लेकिन जैसे आपसे मैं मिल रहा हूँ ऐसे नहीं, है ना, किसी चीज़ से एनकाउंटर करना। मीट विद का मतलब होता है एनकाउंटर। आर्केइक को आपको बता दिया मैंने, बहुत पुराना हो, एंशिएंट बोल दो, ऑब्सोलीट बोल दो। कॉलोनियल का मतलब होता है जो उपनिवेशवादी हो, इंपीरियल हो, जैसे अंग्रेज जो है अपनी कॉलोनीज बनाते हैं ना, वैसे काम अगर आप करते हो तो कॉलोनियल काम होते हैं वो। इनटेम्परेट का मतलब होता है जो एक्सट्रीम हो, जो अनडिस्ट्रेन्ड हो, जिस पे कोई लगाम ना हो, जो एक्सेसिव हो, अनब्राइडल्ड हो। इनटेम्परेट वर्ड बना है टेम्पर नाम की वर्ब से। टेम्पर का मतलब होता है आपका जो किसी चीज़ को नरमाई करना, है ना, TEMPER। इससे एक और वर्ड बनता है TAMPER, ये आप जानते होंगे। इसका मतलब होता है किसी से छेड़खानी करना। ये वाला टेम्पर है किसी चीज़ में नरमाई लाना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, और ये वाला टेम्पर है किसी चीज़ से छेड़खानी करना। तो इस टेम्पर से ही हमने इनटेम्परेट नाम का वर्ड बनाया हुआ है, जिसमें कोई नरमाई ना हो, जो बहुत अनरिस्ट्रेंड हो। समझ गए ना, दोनों वर्ड्स को याद करना। इनकम्बेंट आप ऊपर देख चुके हो, ऐसी चीज़ या तो ज़रूरी हो आपकी ड्यूटी के तौर पे, या ऐसा इंसान जो अभी ऑफिस होल्डर हो। तो यहाँ पे हमने ऑफिस होल्डर के लिए बात की है, इनकम्बेंट रूलर। फियर्स मतलब बहुत जंगली हो, रेजिंग हो, वायलेंट और रेलेटलेस हो। इन अ साइंटिफिक सिग्निफिकेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेश्चन्ड a criminal case registered in Himachal Pradesh against journalist Vinod Dua by invoking the narrow down meaning of what constitutes an offence under section 124A of the IPC, the provision for sedition set out in Kedarnath Singh 1962। अब देखो हुआ क्या, पूरा मामला बता रहा है। कह रहे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट में, एक बहुत बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है एक क्रिमिनल केस को। और कौन सा केस, जो रजिस्टर किया गया था हिमाचल प्रदेश में इस जर्नलिस्ट के खिलाफ जिसका नाम है विनोद दुआ। और कैसे जो रजिस्टर किया गया था, इन्वोक करके, इस्तेमाल में लेकर के, जगा करके, बहुत ही नैरो डाउन मीनिंग को, बहुत ही फोकस्ड मीनिंग को। नैरो डाउन का मतलब क्या होता है,
लॉ में से एक लाइन पकड़ लेना, बस इस लाइन के ऊपर एक केस किसी पे लगा देना, है ना। बहुत ही नैरो मीनिंग के साथ में ये केस बनाया गया था। और किस चीज़ पे? उस चीज़ पे व्हाट जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो कि एक हिस्सा बनती है एक ऑफेंस का, एक जो है गुनाह का। सेक्शन 124A में आईपीसी के, इंडियन पिनल कोड के, ये वो प्रोविज़न है, ये वो सेक्शन है, ये वो नियम है जो सेडिशन के लिए है, जो राजद्रोह के लिए है, और जो कि सेट आउट भी है केदारनाथ सिंह के अंदर। केदारनाथ सिंह 1962 का जो केस है उसके अंदर इसको बड़े अच्छे तरीके से कोर्ट ने समझाया भी हुआ है, सेट आउट किया हुआ है। एक बार सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली। तो एक बहुत बड़ी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है एक क्रिमिनल केस को जो रजिस्टर किया गया था हिमाचल प्रदेश में इस जर्नलिस्ट के खिलाफ। और कैसे रजिस्टर किया गया था? इन्वोक करके बहुत ही नैरो डाउन मीनिंग को और उस चीज़ को जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि एक हिस्सा बनता है एक ऑफेंस का, एक गुनाह का, इस सेक्शन के अंदर आईपीसी के। और ये वो सेक्शन है जो सेडिशन का है, राजद्रोह का है, और जिसको सेट आउट किया गया था, जिसको डिक्लेयर किया गया था केदारनाथ 1962 के केस में। समझ गए? एससी की वर्ब है हैज़ क्वेस्ट, रजिस्टर्ड एक एडजेक्टिव है। कौन सा क्रिमिनल केस? जो रजिस्टर किया गया था। अभी रजिस्टर को वर्ब मत मान लेना, वर्ब है क्वेश यहाँ पे, है ना, और वट की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट्स। ऑफ के बाद में वट आया, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूट लगा हुआ है। अब मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब देंगे सभी लोग कमेंट्स में, पता होना चाहिए आप में से सभी को, यहाँ पे वट आने का एक सिंपल सा रीज़न क्या है। सिर्फ आप जो है ना 5 जो है ना वर्ड्स में इसका जवाब दे सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो। वट क्यों लगाया गया, हु विच दैट क्यों नहीं लगा, सबके सब लोग जो है इसको ट्राई करना कमेंट्स में। चलो, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा होना। कॉन्स्टिट्यूट को कंप्राइज भी बोल सकते हैं और कंसिस्ट ऑफ भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूट के बाद में ऑफ नहीं आएगा, कंप्राइज के बाद में नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्ट के बाद में ये वर्ब हमेशा ऑफ को लेती है। सेट आउट आप देख चुके हैं, आपको मैंने बताया था ना, एक जर्नी को शुरू करना किसी टास्क, किसी को गोल के साथ में। जैसे आप तैयारी करने बैठे हो आज अपने SBI PO की, तो आप सेट आउट कर रहे हो SBI प्रिपरेशन की तैयारी के साथ, है ना। तो किसी गोल वाली जर्नी को या फिर किसी आइडिया को प्रेजेंट करना फॉर्मल वे में, जैसे कॉलेज ने नोटिस बोर्ड पे लिख करके आपको बताया क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, तो फॉर्मल वे के अंदर ही केदारनाथ केस में इसको बताया गया था। क्वैश वर्ड है ना, जो क्वैश, इसके सिनोनिम है कैंसिल करने के, कैंसिल करना, ओवररूल करना, ओवरराइड करना, सेट असाइड करना, एन्यूल करना, एब्रोगेट करना। ये सब के सब किसी फैसले को जो पहले आ गया हो उसको कैंसिल करने के लिए यूज़ होते हैं। और इनका एंटोनिम 2 हैं, अपहोल्ड करना और मेंटेन करना। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने किसी पुरानी जजमेंट को मेंटेन किया और बोला है ये आज भी लागू होगी। समझ गए ना, ये सब के सब में कैंसिल हो जाती है जजमेंट और इन दोनों के अंदर जजमेंट लागू बनी रहती है। आगे बढ़ेंगे, सेट से बनने वाली 4 फ्रेजल वर्ब्स, 5 फ्रेजल वर्ब्स और लिख करके लाया हूँ मैं, फटाफट इनको देख लो और याद करना बहुत इजी है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं सर फ्रेजल वर्ब याद नहीं होती, मैं आपको करवाता हूँ ना, बहुत इजी है, थोड़ा सा लॉजिक से चलो। अपार्ट का मतलब क्या होता है? अलग। सेट अपार्ट एक फ्रेजल वर्ब आपने बना दी। अब इसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को सबसे अलग करना। व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स इज़ योर इमेजिनेशन। जो चीज़ तुम्हें दूसरों से अलग करती है वो है तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी मतलब सोचने समझने की ताकत, है ना। तो सेट्स यू अपार्ट आपको अलग करती है। सेट अपार्ट फ्रेजल वर्ब का मतलब यही है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ों के झुंड से अलग करना, है ना। सेट असाइड, असाइड मतलब साइड में, तो सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को साइड में रखना। अब कब साइड में रखते हो? या तो आप सेविंग कर रहे हो, सैलरी आई उसमें से 5,000 रुपये साइड में रख दिए, तो इसको कहते हैं सेट असाइड करना या सेव करना। और दूसरा मीनिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसको साइड में रखो, ये जजमेंट काम की नहीं है। तो किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए भी आप सेट असाइड यूज़ करते हो। मीनिंग से जाओ, लॉजिक से जाओ, बड़ा आसान है फ्रेजल वर्ब्स को याद करना। सेट असाइड का मतलब पैसों को सेव करना या किसी चीज़ को कैंसिल करना। सेट ऑफ जो है आप अक्सर रीडिंग में देखोगे सेट ऑफ अलार्म्स या सेट ऑफ बॉम्ब्स। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू कर देना, किसी अलार्म को, किसी बॉम्ब को, है ना। स्मोक विल सेट ऑफ फायर अलार्म्स या बॉम्ब्स, जैसे धुआं आएगा फायर अलार्म जो है सेट ऑफ हो जाएंगे या बॉम्ब फूट जाएगा। सेटअप हम बोलने में बहुत यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्टैब्लिश करना। मैं अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, है ना, तो क्या कर रहा है तू? बिजनेस को भाई सेटअप कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है। तो इस्टेब्लिश अ बिजनेस या कंपनी या सिस्टम इज कॉल्ड सेटिंग अप। लास्ट में बचा सेट इन। सेट इन का मतलब होता है शुरुआत होना, लेकिन ख़राब मौसम की, किसी इन्फेक्शन की, बारिश की, गलत चीज़ों की शुरुआत के लिए सेट इन जनरली यूज़ होता है ना। विंटर्स हैव सेट इन मतलब क्या है? एक मौसम जो है विंटर्स का वो सेट इन कर गया, सर्दियों की शुरुआत हो गई है ना। इन्फेक्शंस हैव सेट इन, रेन हैज़ सेट इन। तो ऐसे जो है सेट इन को आप यूज़ करें ऐसी चीज़ों की शुरुआत के लिए। तो हो गई 5 फ्रेजल वर्ब्स, मोटी मोटी सेट पे यही 5-6 बनती हैं, आपने सबकी सब एक साथ सीख ली। चलो आगे बढ़े। कर एवरी जर्नलिस्ट कोड हैज़ रूल्ड
is entitled to the protection of that judgment, which said comments, however strongly worded, expressing disapprobation of actions of government without exciting those feelings which generate the inclination to cause public disorder by acts of violence, would not be penal. अब बता रहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है, कह रहा है हर जर्नलिस्ट, हर पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रूल किया है, हर पत्रकार एंटाइटल्ड है, हर पत्रकार को ये अधिकार है ना, वो डिज़र्व करता है। और किसको? इस प्रोटेक्शन को, इस हिफाजत को, इस जजमेंट के हिसाब से, ऑफ दैट जजमेंट जिसमें ये कहा गया, विद सेड, और क्या कहा गया, कह रहे जो कमेंट्स हैं चाहे कितने भी स्ट्रांगली वर्डेड हों, हाउएवर के दो मीनिंग होते हैं, पहला मीनिंग है चाहे कितना भी, और दूसरा होता है वहीं दूसरी तरफ, है ना। तो हाउएवर का पहला वाला मीनिंग ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये बोल रही है कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो कमेंट्स हैं, चाहे उसमें कितने भी स्ट्रांगली वर्ड्स लिखे हों, चाहे सरकार की कितनी भी निंदा की हो उसमें, और वो जो एक्सप्रेस करते हो डिसअप्रोब्रेशन को, डिसअप्रूवल को, डिसलाइक को, सरकार के लिए, सरकार की बातों को जो है डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करते हो, और किसको? सरकार के एक्शंस को। और कह रहे हैं बिना एक्साइट किए, बिना भड़काए उन फीलिंग्स को, वो वाली फीलिंग्स जो जनरेट कर दें एक रुझान को, या तो जो कॉज करने वाला हो पब्लिक डिसऑर्डर्स को, एक्ट्स ऑफ वायलेंस के जरिए, हिंसा के कारण जो है कारनामों के जरिए। कह रहा है ऐसे जो कमेंट्स है ना वो पिनल नहीं होंगे, ऐसे कमेंट्स पे किसी को भी पेनल्टी नहीं की जा सकती, जेल में नहीं डाला जा सकता। लंबा सेंटेंस है, एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर आप समझ जाओगे, सब्जेक्ट वो पकड़ लेना। हर जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रूल किया कि वो एंटाइटल्ड है उस हिफाजत के लिए, उस जजमेंट के हिसाब से जो ये कहती है कि जो कमेंट्स हैं चाहे कितने भी स्ट्रांगली वर्डेड हों और जो एक्सप्रेस करते हों सरकार के खिलाफ नाराज़गी को, डिसअप्रोबेशन को, सरकार के एक्शन के खिलाफ, बिना भड़काए ऐसी फीलिंग्स को जो फीलिंग्स जनरेट करे एक रुझान को, जो है पब्लिक में डिसऑर्डर को क्रिएट करने का, हिंसा के जरिए, वायलेंस के जरिए। कह रहा है ऐसे जो वर्ड्स है ना, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है, ऐसे जो वर्ड्स है ना वो वुड नॉट बी पिनल, वो पिनल नहीं है, उन पे किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। तो आपको जो लिखना है सरकार के पास खिलाफ लिखो, छापो, सरकार आपको राजद्रोह में अंदर नहीं डाल सकती। समझ गए? जर्नलिस्ट की वर्ब है इज एंटाइटल्ड, कोर्ट की वर्ब है हैज़ रूल्ड, विच की वर्ब है सेड, और कमेंट्स की वर्ब है वुड नॉट बी पिनल, वुड नॉट बी, है ना, और विच की वर्ब है जनरेट। ऐसे आपको पकड़ना था सब्जेक्ट वर्ब्स के पेयर्स को। अब देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। एंटाइटल्ड का मतलब होता है डिजर्विंग, है ना, किसी चीज़ के लायक होना। हाउएवर के दो मीनिंग होते हैं, मैंने आपको बता दिया, चाहे कितना भी या फिर वहीं दूसरी तरफ। आपको अपना सेंटेंस देखना है कौन सा मीनिंग हाउएवर दे रहा है। डिसअप्रोब्रेशन का मतलब होता है नाराज़गी, डिसअप्रूवल। इंक्लिनेशन का मतलब होता है आपकी टेंडेंसी, आपका रुझान। आगे बढ़ेंगे, कुछ है नहीं इसमें और, है ना। कह रहा द लॉ ऑन सेडिशन हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रिटिश एरा जजेस कॉमर पैथरम एंड ऑर्थर Strachey that feelings of disaffections towards a government cannot absence of affection, hatred, enmity, dislike and honest hostility and every form of ill will towards a government to the more rational reading that only a pernicious tendency to create public disorder would be an offense। देखो ये सेंटेंस है ना, ये सबसे मुश्किल सेंटेंस है इस पूरे आर्टिकल का, और वैसे बहुत सिंपल है। आप इसमें से एक ही चीज़ को पकड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना मुश्किल और कितना इजी है। पहले मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरे सेंटेंस को पढ़ा रहा हूँ, है ना। जो लॉ है सेडिशन पे, जो कानून है राजद्रोह पे, कह रहा है ये कम कर चुका है एक लॉन्ग वे, बहुत आगे आ चुका है। और कहाँ से? अब देखो कहाँ से, इस फॉर्मुलेशन से, इस फॉर्मूला से। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एक इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से जो था ब्रिटिश एरा के जजिस का, ये दोनों महाशय जिनका ये कहना था, फॉर्मुलेशन ये था, फॉर्मूला ये था कि जो फीलिंग्स है ना, जो आपके भाव हैं, और किसके डिसअफेक्शन के, नाराज़गी के, और किसके लिए? सरकार के लिए। कह रहा है ये फीलिंग्स को नोट करेंगी, ये फीलिंग्स मीन करेंगी, इम्प्लाई करेंगी, हिंट करेंगी एब्सेंस पे, ना मौजूदगी पे, और किसकी? एक तो अफेक्शन की, और यही फीलिंग्स का नोट करेंगी हेट्रेड को, एनमिटी को, डिसलाइक को और ऑनेस्टी को। समझ गए ना? हेट्रेड मतलब घृणा, एनमिटी मतलब दुश्मनी, डिसलाइक आप जानते हैं, हॉस्टिलिटी मतलब किसी के खिलाफ दुश्मनी जैसा ही होता है ना, और हर तरह की फॉर्म ऑफ विल को, हर तरह की बुरी जो है विल को, और किसके लिए? टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। कह रहा है ये जो लॉ है ना बहुत आगे आ चुका है इस फॉर्मुलेशन से। देखो फ्रॉम लगा के बताया, इस फॉर्मुलेशन से, जिसमें ये दोनों जो ब्रिटिश पागल जज थे जो कहते थे सरकार की बुराई कर दी तो देश से द्रोह कर दिया। अब देखो कहाँ से कहाँ तक आ गया, फ्रॉम यहाँ से आया है टू यहाँ तक, और देखो कहाँ तक आया है। जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीडिंग है, रैशनल रीडिंग है, दैट वो ये कि महज एक परनिशियस टेंडेंसी जो है, महज एक जहरीली, हार्मफुल, वायलेंट टेंडेंसी जो है
क्रिएट करने की पब्लिक डिसऑर्डर को, वही कहलाई जाएगी एक ऑफेंस। तो पहले लॉ ये होता था ब्रिटिश एरा के हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से, अंग्रेजों के, कि सरकार की बुराई कर दी, देशद्रोह हो गया। अब वहाँ से हम बहुत आगे आ गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, बहुत समझदारी वाली बात तक, कि अगर ऐसी बुराई आप करो जिससे लोगों में हिंसा भड़के, पब्लिक डिसऑर्डर हो, ऐसी परनिशियस टेंडेंसी वाली बुराई जो है वही एक ऑफेंस है, अदरवाइज ऑफेंस नहीं है। तो ये फ्रॉम और इस टू का सारा चक्कर है, जिसने पकड़ लिया सेंटेंस को समझ लिया, है ना। चलो, मैं आपको रोज़ प्रैक्टिस इसीलिए करवाता हूँ। आप सोचते हो सर मैं कैसे सीखूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा। यार मैंने 600 क्लासेस ली हैं, तुमने 100 क्लास देखी होगी ना, तो ये सवाल तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस को रेगुलर रखो, बहुत ईजी है सब कुछ। लॉ की वर्ब है हैज़ कम, फीलिंग्स की वर्ब है कैनॉट। कैनॉट का मतलब होता है मीन, इम्प्लाई या हिंट करना। फॉर्मुलेशन हो गया फार्मूला। डिसअफेक्शन मतलब नाराज़गी। इल विल और गुडविल आप जानते हैं, गुडविल मतलब अच्छी कामना, इल विल मतलब खराब कामना। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, है ना। परनिशियस मतलब जहरीला, वायलेंट। वायलेंट वर्ड को आप देख चुके हो ना, बहुत ही कड़ा हो, बहुत ही जहरीला हो, परनिशियस हो, वायलेंट हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है येट इट अपीयर्स दैट एवरी जनरेशन नीड्स अ जुडिशियल आइटरेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। रीजन्स बाद में देखेंगे। कह रहा है फिर भी अपीयर होता है, सरकार ने सब कुछ समझा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, बहुत आगे तक हम आ गए हैं। कह रहा है फिर भी ऐसा लगता है देखने में कि हर जनरेशन जो है ना, उसको ज़रूरत है एक जुडिशियल आइटरेशन की, उसको न्यायिक तौर से फिर से रिपीट करके समझाया जाए इसी प्रिंसिपल को, ऑफ दिस प्रिंसिपल। और ये क्यों है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, दो कारणों की वजह से। अब दोनों कारण बता रहा है। दैट पहला कारण ये, सेक्शन 124A रिमेन्स ऑन द स्टैट्यूट बुक्स। जो सेक्शन 124A जो है राजद्रोह का सेक्शन है, ये आज भी रिमेन है, बना हुआ है कानून की किताब में, स्टैट्यूट बुक में। और दूसरा कारण क्या है? दैट वो ये कि पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स एंड देयर मिनियंस आर अनेबल टू टेक क्रिटिसिज्म इन देयर स्ट्राइड। जो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स हैं, नेता हैं, और उनके चेले चपाटे हैं, जो मिनियंस हैं, वो आज भी अनेबल हैं टेक करने में क्रिटिसिज्म को अपनी स्ट्राइड में, अपने जो है टू टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड का मतलब होता है अपने रोज़मर्रा के कामों में किसी चीज़ से डील विद करना। तो ये पॉलिटिकल फिगर और उनके चेले चपाटे जो है ना, क्रिटिसिज्म को अपने रोज़मर्रा के कामों में सही तरीके से डील नहीं कर सकते। समझ गए? अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। ये इट की वर्ब है अपीयर्स, जनरेशन की वर्ब है नीड्स। कहना ना पड़े, खुद से आपको देखना है ना। इट इज़ इम्पेरेटिव ऑन यू, ये आपकी ड्यूटी है, आपको इस काम को करना है। आइट्रेशन हो गया आपका रेपिटेशन, इम्फेसिस, किसी चीज़ को दोहराना, ज़्यादा जोर देना। सेक्शन की वर्ब है रिमेन्स। स्टैट्यूट बुक का मतलब होता है कानून की किताब। स्टैट्यूट से वर्ड बना है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी वार्निंग आपने सुना होगा, कहाँ देखी है? सिगरेट के पैकेट्स पे। आप पैकेट को उल्टा करोगे, उस पर लिखा होगा स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना कैंसर करता है ना। तो वो स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट से बना है, मतलब कानूनी जो है, वैधानिक है वो, वार्निंग है ना। मिनियन एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है चेला चपाटा। इसको आप कभी भी पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ ना करें। जैसे टीचर का स्टूडेंट है, उसके लिए प्यूपिल यूज़ कर लें। मिनियन का मतलब यही होता है, जो होते हैं ना जो ये चेले चपाटे, उसके लिए नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं मिनियन को। आप स्टूज बोल दें, बूट लिकर बोल दें। देखो बूट लिकर, बूट को लिक करने वाला है ना, आपके जो है तलवों को चाटने वाला, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है मिनियन। पपेट बोल दें। अब ये टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड, एक जो है फ्रेज है, इसको देख लेना, ब्रिटिश फ्रेज है। किसी चीज़ से डील करना, विद करना, बिना उससे प्रभावित हुए। आप एक डांसर हो, एक सिंगर हो, या मैं एक टीचर हूँ। आप कमेंट्स में लिख दो सर आपको तो कुछ पढ़ाना नहीं आता। अब मुझे अगर पढ़ाना आता है या नहीं आता, लेकिन अगर आपकी बात से मैं अफेक्टेड हो जाऊँ तो मैं सही से पढ़ा नहीं पाऊँगा, है ना। मैं आपकी बात का उल्टा सीधा जवाब करूँ, या मैं गुस्सा मान करके अगले दिन क्लास ना लाऊँ, तो मैं इस चीज़ को, इस क्रिटिसिज्म को अपनी स्ट्राइड में ले नहीं पा रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिवली इस चीज़ से डील विद नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही करते हैं आजकल के लीडर्स, शासन करने का काम है उनका, लेकिन क्रिटिसिज्म को सही तरीके से नहीं ले पाते। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनैक्टेड टू पुट डाउन जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म of the colonial administration from an increasingly vocal press. Section 124A is essentially a provision which seeks to protect the government's institutional vanity from disappropriation using the interest of public order and scrutiny of the state as a fig leaf. Simple sentence है, डरो मत। कह रहा है इनैक्ट होने के बाद, इनैक्ट हुआ है जो, और कैसे? पुट डाउन करने के लिए, साइलेंस करने के लिए, क्रश करने के लिए, दबाने के लिए जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म को, पत्रकारों की आलोचना को। और कौन सी? वो जो थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे उपनिवेशवादी एडमिनिस्ट्रेशन की। और किससे? एक बहुत ही इंक्रीजिंगली वोकल प्रेस से, एक बहुत ही लगातार बढ़ती हुई बड़बोली प्रेस से। कह रहा है इसको ऐसे ही बनाया गया था, इनेक्ट किया गया था, है ना।
उस कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो कि जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म को पुट डाउन करने के लिए थी, उसको सप्रेस करने के लिए थी, है ना। कह रहे ये जो ऐसे नेट हुआ हुआ सेक्शन 124A है ना, ये इसेंशली ज़रूरी तौर पे एक प्रोविज़न है, ऐसा एक कानून है जो कोशिश करता है प्रोटेक्ट करने को, महफूज करने को सरकार की इंस्टीट्यूशनल वैनिटी को, सरकार की ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूब्रिस को, अकड़ को। इंस्टीट्यूशनल वैनिटी का मतलब है हम सरकार हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, है ना, हम RBI हैं, हम IRDA हैं, हम CBI हैं। तो कह रहे ये इंस्टीट्यूशनल वैनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये प्रोविज़न। अब देखो किससे प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है डिसअप्रोप्रिएशन से, ये प्रोटेक्ट करता है नाराज़गी से, और कैसे यूज़ करते हुए इंटरेस्ट को, पब्लिक ऑर्डर के, और स्क्रूटनी को, सिक्योरिटी को, स्टेट की एज ए बिग लीफ। तो ये प्रोटेक्ट करता है पब्लिक ऑर्डर को यूज़ करके, कि लोगों की भलाई को, है ना, ऐसा बहाना यूज़ करके, और या फिर स्टेट की सिक्योरिटी को यूज़ करता है एक मुखौटे के तौर पे, फिग लीफ के तौर पे। तो अगर कोई बंदा आपको पसंद ना आए, किसी का न्यूज़पेपर पसंद में ना आए आपको, और आप MLA हो, MP हो, CM हो, तो आप बोल दो कि ये जो आदमी लिख रहा है ना, इससे पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा है और हमारे देश को नुकसान पहुंच रहा है, इस आदमी को मैं जेल में डाल रहा हूँ, देशद्रोह का जो है केस लगा करके। तो ऐसे एज अ फिग लीफ, एज अ मास्क, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके लोगों को प्रोटेक्ट करवाते हैं। समझ गए? फिग लीफ आप देख चुके हो, आपका मुखौटा, फैकेड, मास्क, है ना, फुसाड बोलते हैं, डिस्गाइज बोल दो, कैमोफ्लेज बोल दो। इनेक्टेड एक पास्ट पार्टिसिपल है, ये पूरा का पूरा बता रहा है ये लॉ जो है कैसे इनेक्ट हुआ था। इनेक्ट हुआ था पुट डाउन करने के लिए जर्नलिस्ट क्रिटिसिज्म को। पुट डाउन करना, किसी को सप्रेस करना, क्रश करना, किसी को दबाना। सीक का मतलब है किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, विच की वर्ब है। वैनिटी का मतलब होता है आपका अकड़, है ना, ये वर्ड आप ऊपर देख चुके हो। चलिए आगे बढ़े, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट हैज़ ऑफन बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग वेग एंड ओवर ब्रॉड। कह रहे ये अक्सर क्रिटिसाइज़ किया गया है, इसकी आलोचना हुई है पैसिव वॉइस में होने के लिए, वेग बहुत ही अनक्लियर, और ओवर ब्रॉड बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड। इसमें कुछ साफ साफ लिखा ही नहीं हुआ राजद्रोह क्या होगा, क्यों होगा, बस एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि अगर सरकार को लगे कोई राजद्रोह है तो उसको जेल में डाल दो। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है कि इसमें साफ साफ कुछ बताया नहीं हुआ, और ज़रूरत से ज़्यादा ही ब्रॉड है, इसकी कोई डेफिनेशन साफ साफ है नहीं। Correct use of terms such as bringing government into hatred or contempt and disloyalty and all feelings of enmity continues to help the police to invoke it whenever there is either strong criticism or critical depiction of unresponsive or insensitive rulers। कह रहा है इसका जो इस्तेमाल है ऐसी टर्म्स का, ऐसी चीज़ों का, सच है जैसे कि ब्रिंग करना सरकार को हेट्रेड में, सरकार को नफरत का, सरकार के लिए नफरत को लेकर के आना, और या फिर कंटेम्प्ट को लेकर के आना, सरकार के लिए शर्म को, डिस्ग्रेस को लेकर के आना, और फिर किस चीज़ को, डिसलॉयल्टी या फिर किसी फीलिंग ऑफ एनमिटी को लेकर के आना, सरकार के लिए गद्दारी या सरकार के लिए दुश्मनी की किसी फीलिंग को लाना। कह रहे इसका जो ये यूज़ है ना ऐसी टर्म्स का, कह रहे ये जारी है हेल्प करना पुलिस को कि वो इन्वोक कर दे, वो जगा ले, वो यूज़ में ले ले इस कानून को, जब भी व्हेनेवर कोई भी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो या तो, और या फिर बहुत ही गंभीर डिपिक्शन हो, सरकार को गंभीर तौर पे दिखाया जाए, और कैसे अनरिस्पॉन्सिव या इनसेंसिटिव रूलर्स के हिसाब से, इस तरह से ऐसे रूलर्स की तरह जो या तो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या बहुत ही असंवेदनशील है। समझे ना? तो इसमें ऐसी टर्म्स को यूज़ किया गया, पुलिस को हेल्प मिलती है ऐसी टर्म्स को यूज़ करके, कभी भी किसी को भी जेल में डाल देती हैं। या तो आप क्रिटिसिज्म कर दो बहुत ज़्यादा सरकार का तब, या फिर आप डिपिक्शन कर दो, सरकार को रिप्रेजेंट कर दो, इलिस्ट्रेट कर दो कि सरकार में बैठे हुए लोग असंवेदनशील या रिस्पॉन्स करने वाले नहीं हैं, अनरिस्पॉन्सिव है। समझे? यूज़ की वर्ब है कंटिन्यूस। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिस्ग्रेस, शेम, किसी के लिए शर्म। हेट्रेड आप जानते हैं, ब्रिंग समवन इनटू हेट्रेड, इसका मतलब है सरकार को घृणा की दायरे में लाना, है ना, हेट्रेड के। हेल्प के बाद में टू इन्वोक लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्वोक भी लिखा हुआ हो सकता था बिना टू के। हेल्प द पुलिस टू इन्वोक इज इक्वल टू हेल्प द पुलिस इन्वोक, दोनों एक ही बात है। आप चाहे टू इन्फिनेटिव लगाओ हेल्प के बाद में, चाहे बेयर इन्फिनेटिव को लगाओ। देयर एक एडवर्ब होती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है इज के बाद में। क्रिटिसिज्म और डिपिक्शन दोनों ही सब्जेक्ट हैं, पर और नाम की कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों को मिला करके हमने इस नाम की वर्ब को यूज़ किया है। बड़े आगे, डिपिक्शन का मतलब होता है दिखाना, किसी की पिक्चर बनाना, है ना। करा द एक्सप्लेनेशन दैट डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस और मेजर्स with a view to altering them by lawful measures means will not amount to an offence is not enough to restrain the authorities from prosecution। अब बता रहा है सुप्रीम कोर्ट की कमी क्या है।
कह रहा है ये जो एक्सप्लेनेशन है कि डिसअप्रूवल जो है सरकारी एक्शंस का, सरकार के एक्शंस को अप्रूव ना करना है ना, उसके लिए अपनी डिसअप्रूवल बताना, और या फिर सरकार के मेजर्स का जो सरकार कदम उठाए, और किस लिए, एक इस व्यू के साथ, विद द व्यू टू, इस मकसद के साथ जो है उनको ऑल्टर करने का, उनको चेंज करने का लॉफुल मीन्स के जरिए, कानूनी जो है मीन्स के जरिए, कानूनी रास्तों के जरिए। जैसे सरकार ने एग्रीकल्चर लॉज लेकर के आई सरकार, आपको पसंद नहीं आए तो इनका जो डिसअप्रूवल है इस एक्शंस का, इन लॉज का, कि आप उनको ऑल्टर कर दें इस मकसद के साथ, है ना, और वो भी कानून के दायरे में रह करके। कह रहा है ऐसा डिसअप्रूवल जो है ना, ये अमाउंट तो नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा एक ऑफेंस के, एक जो है गुनाह के। कह रहा है ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है रिस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए अथॉरिटीज़ को, और किससे, प्रोसिक्यूशन से, लोगों को जेल में डालने से, लोगों को भी केस चलाने से। समझ गए ना, एक्सप्लेनेशन इज नॉट इनफ, और एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का कि डिसअप्रूवल विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन की वर्ब होगी इज, डिसअप्रूवल की वर्ब होगी विल नॉट अमाउंट टू। देखने वाली चीज़ क्या है ये, रिस्ट्रेन मतलब रोकना, रिफ्रेन मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना, हिंटर मतलब रोकना, ये सब रोकने के सिनोनिम है, और सब अपने बाद में फ्रॉम लगा के बताते हैं किस चीज़ से आपको रोका जाए। तो फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, समझ गए ना, सबके बाद में फ्रॉम आएगा ही आएगा जब भी जिस चीज़ को आप बता रहे हो जिससे आपको रोका जाए। अब आपसे सवाल एक छोटा सा, फटाफट अपना दिमाग टटोलो और मुझे बताओ, विद अ व्यू टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आना क्यों जरूरी है? यहाँ पे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगी हुई, बेस फॉर्म, ऑल्टरिंग क्यों लगाना पड़ा? चलो इसका सीधा सा जवाब है हमारे पास, ये सारे के सारे आपके पास वो फ्रेजेज हैं जिसमें विद अ व्यू टू भी आता है, और इनमें टू के बाद में हमेशा यूज़ करते हैं नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट को। ठीक है, तो देखना यहाँ पे विद एन व्यू टू आपको मिलेगा कहीं ना कहीं विद अ व्यू टू, इसीलिए इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाना पड़ा। ये सारे फ्रेज आपको याद होने चाहिए, है ना, इन्हीं फ्रेजेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगा के देगा। चलो आगे बढ़े। कहाँ चला गया? कह रहे द मिसचीफ लाइज इन द लैटिट्यूड गिवन टू द पुलिस बाय एन इनसिक्योर पॉलिटिकल लीडरशिप टू कम डाउन ऑन द गवर्नमेंट्स एडवर्सरीज। अब बता रहे नेताओं की शरारत। कह रहे जो मिसचीफ है हमारे नेताओं की, वो लाई करती है, वो रखी हुई है इस चीज़ में, इन और किस में, उस लैटिट्यूड में, उस आज़ादी में जो दी गई है पुलिस को, और किसके द्वारा, एक इनसिक्योर पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, एक बिना कॉन्फिडेंस वाली सियासी नेतृत्व के द्वारा, कि वो कम डाउन ऑन करे, ये पुलिस जो है, ये जो पुलिस है कम डाउन ऑन करे, तरीके से अटैक करे, अच्छे से क्रिटिसाइज़ करे सरकार के दुश्मनों को, एडवर्सरीज को। तो सरकार को कोई पसंद ना आए, इस लॉ को पुलिस के हाथ में दे देती है और बोलती है जाओ उस आदमी को पकड़ो, जेल में डाल करके उसको समझाओ कि सरकार के खिलाफ कैसे बोलता है ना। तो मिसचीफ की वर्ब है लाइस, कम डाउन ऑन होता है एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना, अटैक करना, हार्म करना, किसी पे हमला बोलना। लैटिट्यूड का मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी, काम करने की आज़ादी को बोलते हैं लैटिट्यूड। इसको आप एल्बो रूम बोलें, लीवे बोलें, स्कोप बोलें, सब के सब लैटिट्यूड के सिनोनिम्स हैं। एडवर्सरी होता है आपका दुश्मन, आपका एनिमी, आपका ओपोनेंट, अटैकर। कह रहा इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द बेंच डिड नॉट गो इनटू द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड द पुलिस रजिस्टरिंग FIRs विदाउट चेकिंग इफ द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ इंसाइटमेंट टू द वायलेंस इज प्रेजेंट। अब बता रहा है कोर्ट से गलती क्या हुई। कह रहा है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये बेंच जो है ना गो इनटू नहीं की, ये अंदर नहीं घुसी इस एस्पेक्ट के, इस पहलू के, और वो एस्पेक्ट है पॉलिटिकल मोटिवेशन का, सियासी मोटिवेशन का, और किसके पीछे, पुलिस के रजिस्टर करने के पीछे FIRs को, और कैसे, बिना चेक किए कि जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट है, जो सही घटक है, और किसका, इंसाइटमेंट टू वायलेंस का, वो प्रेजेंट है या नहीं, वायलेंस को भड़काने का प्रेजेंट जो है घटक है या नहीं। तो अगर आपने, पुलिस ने FIR लगाई है तो कहीं ना कहीं वायलेंस की बात हुई होगी। बेंच ने इस मामले को तो खारिज किया लेकिन और अंदर नहीं घुसी, उस FIR को भी छान करके बेंच देखती कि पुलिस ने बिना वायलेंस के, बिना वायलेंस की धमकी के कैसे इस केस को रजिस्टर किया, और क्या उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन था या नहीं। समझ गए। इट की वर्ब है इज, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। बेंच की वर्ब है डिड नॉट गो इनटू। बेंच का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस, एक वन वर्ड है, अ ग्रुप ऑफ जजेस। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है हिस्सा, कंपोनेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट, पार्ट। इंसाइटमेंट की वर्ब है इज, ये आपका सब्जेक्ट है, इसको मैंने कलर दे दिया है। कह रहे द कोर्ट्स वर्डिक्ट ब्राइटन्स द होप
दैट सेक्शंस वैलिडिटी विल बी एग्जामिन्ड। करेक्ट, कोर्ट की जो वर्डिट है, कोर्ट का जो फैसला है वो ब्राइटन करता है और चमकाता है इस आशा को कि जो सेक्शन है ये 124 है, इसकी वैलिडिटी को रीएग्जामिन किया जाएगा। कोर्ट फिर से इस पर पुनर्विचार करेगी और देखेगी क्या ये लॉ जो है सही है गलत है। करेक्ट, फॉर नाउ इट इज़ अ ब्लो फॉर फ्री स्पीच एंड मीडिया फ्रीडम। पर अभी के लिए ये एक हमला है फ्री स्पीच पे, अभिव्यक्ति के अधिकार पे और मीडिया की फ्रीडम पे, सेक्शन 124A। तो ये होप आप बार बार देख रहे हो, इसी से हमने टोन पता की। सेक्शन, इस पूरे आर्टिकल की टोन है ऑप्टिमिस्टिक या सैंग्विन। चलिए फटाफट से अपने क्विज पे बढ़ते हैं। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दे देना जरूर से, बिना किसी देरी के, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, चारों पांचों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है ग्रामेटिकली। फंड्स टोटलिंग टू रुपी या $11 बिलियन हैव बीन सेट असाइड इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज ए मीन्स टू फाइटिंग द रेवेजिंग पैंडमिक। कह रहे फंड्स जो हैं, जो 11 बिलियन जितने हैं, टोटल कर रहे हैं 11 बिलियन, उनको साइड में रख दिया गया है, सेव कर दिया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है, ताकि यूज़ किए जाएँ वो एक तरीके के तौर पे, मीन्स के तौर पे, जो है फाइट करने का इस रेवेजिंग पैंडमिक को, इस आगे बढ़ती हुई इस वायलेंट पैंडमिक को, है ना, महामारी को। तो $11 बिलियन को सरकारों ने अलग रख दिया है कि महामारी से लड़ा जाए। अब सेंटेंस को देखो, सारे ऐसे ही बने हमने, अब इसमें दिक्कत देखनी है हमें कहाँ पे है। सबसे पहली चीज़, अगर फंड्स हैं और उनको आप सेव कर रहे हो तो आप सेट असाइड करोगे, सेट असाइड करोगे तो ये ठीक है, मतलब ये ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया हमने, सेट अपार्ट कर दिया। सेट अपार्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का अलग होना, किसी चीज़ का झुंड से अलग होना, बेटर होना। तो फंड्स को अलग नहीं कर रहे हैं हम झुंड से, फंड्स को हम सेट असाइड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, है ना। तो सेट अपार्ट गलत हो जाएगा मीनिंग के हिसाब से। और सेट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्लेयर करना या फिर किसी जर्नी को शुरू करना पूरे गोल के साथ, किसी टास्क को। तो बी और डी अपने मीनिंग के हिसाब से गलत है, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो सकता है या सी आपका आंसर हो सकता है। अब देखो टोटलिंग टू, और यहाँ पे लगाया टोटलिंग, आपने देखा अमाउंट टू तो ठीक है, लेकिन टोटल के बाद में टू नहीं आता, है ना। अमाउंट टू इज इक्वल टू टोटल। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, टोटलिंग ना टू लगाए बिना टोटल लिखूंगा, टोटलिंग 11 बिलियन। ईजी है ना, सी आपका आंसर बन गया। इसके अलावा मैंने एज अ मीन्स टू यूज़ किया था। एज अ मीन्स टू के बाद में हमेशा आपको जीरंड मिलेगा या नाउन मिलेगा, तो फाइटिंग ही आना चाहिए एज अ मीन्स टू। अरे यार, यहाँ पे मैंने फाइटिंग लगाया नहीं, एक्चुअल में नन ऑफ द ऑप्शन आपका आंसर बन गया, समझे मेरे बात को। यहाँ पे एज अ मीन्स टू के बाद में फाइटिंग आना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है, इस वजह से सी भी आपका आंसर नहीं है, नन ऑफ द ऑप्शंस आपका आंसर है। एज अ मीन्स टू के बाद में फाइटिंग आना चाहिए, टोटलिंग के बाद में टू नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे आना चाहिए सेट असाइड। चलिए ई आपका आंसर हो गया। आपका क्लोज टेस्ट है, बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर 2 बार इन आ जाए तो गलत नहीं होगा थर्ड वाले क्वेश्चन में। फटाफट इसको एक ट्राई दो, जो आपने सीखा है वही यहाँ पे लगेगा। सारे के सारे ग्रामर रूल, सारी वोकैबुलरी इस पे आप अप्लाई करोगे। 4 क्वेश्चंस हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर से फर्स्ट कमेंट से मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करें, और हाँ, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर देना। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।